हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 4। तो पिछले वीडियो में बच्चों आपने देखा था कि उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण के कैसे कैसे प्रतिबिंब बने थे। तो बच्चों आज हम इसके लिए आगे का पाठ लेकर आए हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। हमारे पास कोई भी गोलीय दर्पण हो सके, उत्तल या फिर अवतल, उसकी फोकस दूरी का हमें सूत्र पढ़ना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, 1/f, जहां f क्या है, फोकस दूरी है दर्पण की। v क्या है, v है बच्चों ध्रुव से दर्पण तक के ध्रुव से प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी, और u है ध्रुव से वस्तु तक के बीच की दूरी। तो बच्चों यहां से हमें दो बात याद रखनी है, दो नोट याद रखने हैं यहां से। नंबर 1, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए जब अवतल दर्पण हो बच्चों, तो जो f है f भी माइनस में रहेगा, v भी माइनस में रहेगा और u भी माइनस में रहेगा। तो इन तीनों के मान सदैव माइनस में होंगे, यानी कि फोकस दूरी भी माइनस की रहेगी अवतल दर्पण के लिए। v का मान यानी कि जो ध्रुव से वस्तु तक के बीच की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी, और u ध्रुव से वस्तु तक के बीच की दूरी, तीनों क्या में रहेंगे बच्चों, माइनस में रहेंगे। दूसरा, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए तो यहां थोड़ा सा चेंज है बच्चों, केवल u माइनस में रहेगा, इसके बाद f भी और v भी दोनों क्या में होंगे, प्लस में होंगे। यानी कि केवल वस्तु से जो ध्रुव तक हमारा लेंस तक हम पहुंचेंगे दर्पण तक, तो उसके बीच की दूरी माइनस की होगी, f और v प्लस के होंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये दोनों चीज याद होगी होंगी। अवतल दर्पण के लिए फोकस यानी कि f भी, v भी और u भी तीनों माइनस होंगे, और उत्तल दर्पण के लिए u माइनस का होगा, f और v प्लस के होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इन टॉपिक्स पर कुछ आंकिक प्रश्न। तो देखते हैं बच्चों, प्रश्न है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो क्या है कह रहा, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु कौन सी थी, ज्योति, यानी कि जो हमारी वस्तु दे रखी थी उससे चलेंगे हम ध्रुव तक या दर्पण तक। तो कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर है। u का मान कितना बच्चों, 40 सेंटीमीटर। अब हमने नोट में पढ़ा था, दर्पण चाहे कोई सा भी हो, u तो कहीं का है माइनस का, तो उत्तल दर्पण दे रखा था, तो u का मान हम कितना रखेंगे बच्चों, माइनस रखेंगे। यानी कि जो वस्तु से लेकर जो हमारा ध्रुव जो हमारा दर्पण था उस तक के बीच की दूरी दे रखी। फिर प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा बच्चों, 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा। v का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब हमें यो बात ध्यान रखनी थी बच्चों, जो आपने नोट पढ़ा था उसके अनुसार ही उसका प्रतिबिंब है, यानी कि प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर बना। अब दर्पण कौन सा था बच्चों, उत्तल दर्पण था, इसलिए कहीं का रहेगा, प्लस का रहेगा। उत्तल दर्पण की ही फोकस दूरी पूछी, f का मान हमारे से पूछ रहा, गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से। तो गोलीय दर्पण का सूत्र बच्चों आपने पढ़ा था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f का मान हमें ज्ञात करना, 1/f बराबर 1/v का मान 10 प्लस u का मान 1/-40। u वाला माइनस इसके साथ चला जाएगा, 1/f बराबर 1/10 प्लस माइनस 1/40। तो 1/f बराबर एलसीएम ले लेंगे बच्चों, कितना, 40। तो 1 गुना 4, 10 चौक 40 माइनस 1 गुना 4 एकम 4। आगे हल करेंगे, 1/f बराबर 4 एकम 4 माइनस 1/40, 1/f बराबर 3/40। और यदि हम वैल्यू को रिवर्स कर लें, f को ऊपर ले जाना, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 40/3। और f का यदि हम वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं तो 3 से 40 को भाग दे दिया जाएगा, लगभग 13 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में जब पूछ लिया जाएगा, यूं भी पूछ लिया कि यहाँ तो इसने लिखा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, जब फोकस दूरी पूछे, यदि फोकस दूरी कहीं की आई होगी प्लस की,
तो दर्पण कैसा रहा होगा बच्चों, उत्तल ही है, और यदि माइनस किया तो कैसा हो जाता, अवतल हो जाता। ठीक है बच्चों, फिर से समझें। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। u का मान उसने माइनस का 40 सेंटीमीटर दे रखा, v का मान 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, माइनस किस लिए आया, क्योंकि उत्तल दर्पण है। चाहे अवतल भी होता तब भी माइनस ही आता, पर यदि अवतल दर्पण रहा होता तो v का मान भी माइनस होता। ठीक है बच्चों, तो अब उत्तल दर्पण होने के कारण v का मान तो प्लस रहेगा और f का मान हमें ज्ञात करना। तो गोले दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रहेगा। हम लिखेंगे v का मान और u का मान हमने रखा, प्लस माइनस माइनस, और कैलकुलेशन करके f का मान निकाल लिया। कितना बना, f का मान 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु के बारे में बात कर रहा था भाई बच्चों, u का मान ही दे रखा और उत्तल दर्पण ही है, तो u बराबर कितना कर देंगे, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। अब इसने यहाँ पे बस एक चीज की समस्या करी बच्चों, उन्होंने लंबाई का 1/3 होता है, यानी कि आवर्धन दिया, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस v/u। ठीक है बच्चों, अब आवर्धन का ये सूत्र है और m का मान दिया कितना, 1/3 होता है। तो पूछ क्या रहा था हमारे से, फोकस दूरी ज्ञात। ठीक है बच्चों, तो आवर्धन का सूत्र है m बराबर माइनस 1/v, मान रख देंगे 1/3 बराबर माइनस v, और u का मान कितना बच्चों, माइनस का 40। हल करेंगे 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस v/40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 3v बराबर कितना बना, 40, और v बराबर बन जाएगा 40/3। ठीक है बच्चों, तो v का मान आ गया 40/3, और प्लस में फिलहाल में वैल्यू कहेंगे बच्चों प्लस की ही है। हमें क्या पूछ रहा था, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बनाने के लिए सूत्र है बच्चों क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v का मान हम यहाँ रख देंगे 40/3 प्लस u का मान 1/-40। अगली लाइन में 3 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर 1/f बराबर 3/40 प्लस माइनस माइनस 1/40। तो 1/f बराबर कितना एलसीएम हो जाएगा, 40, 3 गुना 40 एकम 40 माइनस 1 गुना 40 एकम 40। तो 1/f बराबर 3 माइनस 1/40। तो हम इसे थोड़ी सी मात्रा में और हल करें, तो 1/f बराबर 2/40, रिवर्स कर लेंगे, नीचे वाले को ऊपर लेंगे, तो ऊपर इस तरफ क्या हो जाएगा 20, 40/2 कुल मिलाकर 20। तो f बराबर 20 सेंटीमीटर। क्या की वैल्यू आई बच्चों, प्लस की आई, तो अब भी कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण था। तो फिर से एक बार समझेंगे बच्चों, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो u बराबर माइनस 40 सेंटीमीटर है और m बराबर 1/3, और हमारे से फोकस दूरी पूछ रहा था, तो हमने आवर्धन लगाया m बराबर माइनस v/u। तो आवर्धन 1/3 दे रखा था, माइनस v, और u का मान हमें खुद दे रखा हमने माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने v की एक वैल्यू निकाल ली, और v की वैल्यू दर्पण की फोकस दूरी का एक सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से इस वाले सूत्र में रख दिया। तो v का मान रखा 40/3, वैल्यू को ऊपर पुट कर दिया 3/40, एलसीएम लेके हल करा, तो हमारे पास एक f का उत्तर आया कितना, 20 सेंटीमीटर। तो कितना दर्पण की फोकस दूरी हमें यहाँ से प्राप्त होती है, कितनी बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की
स्थिति की गणना कीजिए। अब इसने हमें अब की बार बच्चों क्या दिया, फोकस दूरी दी पर किसकी, अवतल दर्पण की, और कितनी दूर वस्तु रखी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर दूर रखी। तो पहले हम v का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि v से ही हम वस्तु को देख सकते हैं कि किस तरह प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की दी तो f बराबर कितना बच्चों, 12 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण दिया तो इसलिए फोकस दूरी भी कहीं की रहेगी बच्चों, माइनस की रहेगी। आगे देखेंगे कि सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु है, तो वस्तु का कितने सेंटीमीटर दूर, 6 सेंटीमीटर। जब दर्पण अवतल है तो माइनस ही रहेगा और v का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले दर्पण के सूत्र से या गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से, तो सूत्र है क्या था बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू हमें दे रखी -12 बराबर 1/v की वैल्यू ज्ञात करनी थी 1/u, u का मान है -6। तो -1/12 बराबर 1/v प्लस -1/6। माइनस का उल्टी तरफ उठा लाओ, 1/12 प्लस 1/6 बराबर 1/v। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे भाई, कितना आ जाएगा, 12 -1 गुना 12 एकम 12 प्लस 1 गुना 6 दूनी 12 इक्वल टू 1/v। तो 1 एकम -1 प्लस 2/12 इक्वल टू 1/v। आगे हल करें तो 2 में से 1 है बच्चों, 1/12 बराबर 1/v। तो v की यदि हमें वैल्यू काटनी है तो कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही साथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, v की वैल्यू कैसी आई, 12 सेंटीमीटर आई। पर आपको बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, हम यहाँ क्या पढ़ पा रहे थे, अवतल दर्पण पढ़ रहे थे, और उत्तर कहीं का आया बच्चों, +12 आया। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया होगा, यदि प्लस आया तो दूसरी तरफ निकल गया होगा, भाई दर्पण से कहाँ चला गया होगा, दूसरी तरफ चला गया होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आंसर की स्थिति के लिए क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे कितने, 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। जब प्रतिबिंब वस्तु से पीछे यानी परली तरफ जाके बनेगा, तो आपने अवतल दर्पण की कंडीशन वीडियो नंबर भाग 3 में पढ़ी थी अपने इस पार्ट के। तो वहां पे क्या कहते हैं, जब दूसरी तरफ जाके बनेगा तो वो कैसा होगा बच्चों, सीधा होगा और आभासी होगा, दूरी पर बनेगा तथा सीधा व आभासी होगा, आभासी होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें ये बात देखनी थी, यदि v का मान माइनस में आ जाता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, वस्तु की तरफ ही बनता, और कैसा बनता, उल्टा और वास्तविक बनता। जबकि अब की बार क्या हुआ, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। एक अंक के प्रश्न और देखते हैं इससे नेक्स्ट। बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। यानी कि एक अवतल दर्पण था जो मुख्य अक्ष के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु थी, उसका प्रतिबिंब जस्ट वस्तु के ऊपर ही बन रहा है। यानी कि जितना मान u का उतना ही मान किसका रहा होगा, v का रहा होगा। तो दर्पण की फोकस दूरी और रेखा आवर्धन क्षमता ज्ञात की। तो हम यहाँ से देखेंगे बच्चों, जो हमारे पास v है और u है, दोनों के दोनों कहाँ हैं, एक ही प्रतिबिंब पर बन रहे होंगे। तो आप दर्पण की, अब की बार दर्पण कैसा बच्चों, अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण है तो v माइनस का रहेगा और u भी माइनस का रहेगा। ठीक है बच्चों, u का मान तो उसने दिया था 30 सेंटीमीटर पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, उसी दूरी पर बन रहा था, तो इसलिए v भी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है, एक तो फोकस दूरी और एक रेखीय आवर्धन m ज्ञात करना। पहले 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से देखते हैं बच्चों। तो 1/f बराबर
v का मान है बच्चों 1/-30 प्लस u का मान भी 1-1/30। तो 1/f बराबर, यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 30 -1 गुना -1 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 30 एकम 30। तो 1/f बराबर -1 -1 30। तो 1/f बराबर माइनस का 2/30 और इससे इसे कट कर लेंगे 1/15। 1/f बराबर -1/15। तो जब हम f की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/15 सेंटीमीटर। तो माइनस का आने के कारण एक बात तो सिद्ध होती है बच्चों, जब f का मान माइनस आया तो दर्पण कैसा था, अवतल दर्पण था। ठीक है बच्चों। दूसरा हिस्सा पूछा हमने रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन बच्चों हम m को क्या में, और सूत्र क्या था, -v/u। तो m बराबर माइनस v का मान कितना दे रखा बच्चों, v का मान है -30। तो v का मान हम -30 रख देंगे और u का मान भी बाई चांस हो तो -30 ही है बच्चों। तो v भी कितना, -30 है। यानी क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बना था, एक ही जगह बना था। इस -30 से पूरा कटायो कितनी बार, एक बार। m बराबर -1। तो आवर्धन क्षमता कितनी है बच्चों इसकी, -1। ठीक है बच्चों। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा इस स्थिति में, हमारा प्रतिबिंब बनेगा उल्टा और वास्तविक। प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि हमारा फोकस कहीं में आया, माइनस में आया, और v और u भी दोनों कैसे थे, माइनस में थे। तो कहाँ बनेगा, वस्तु की तरह भी बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन भाग 5। तो बच्चों भाग 5 में हम आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों होगा क्या, दो स्थिति हैं। पहली स्थिति जब प्रकाश किरण सघन माध्यम हो गया बच्चों, जैसा हम कह देंगे वायु को या कांच। सघन माध्यम है कांच। सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु।
जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम कहाँ से विरल माध्यम वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती तो यदि सघन यानी ऊपर वाला माध्यम कैसा है, कांच है, और वो टकराने के बाद वायु माध्यम में जा रही तो अभिलंब से थोड़ी दूर चली जाएगी। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण विरल माध्यम कहलाया बच्चों क्या, वायु, विरल माध्यम से सघन माध्यम, और सघन माध्यम हम यहाँ ले रहे हैं कांच। सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बच्चों यदि विरल माध्यम से सघन की ओर को आओगी तो अभिलंब की ओर को झुक जाएगी किरण, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर को जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये बात हमें केवल याद रखने के लिए है। प्रश्न में केवल हमें प्रकाश का परावर्तन बताना है, अपवर्तन बताना है, और इसके दो नियम है। पहले इसको कुछ चित्र के माध्यम से समझेंगे बच्चों इन दोनों बातों को हम। जैसे ये एक अभिलंब है और हम यहाँ दो माध्यम बना रहे हैं। ऊपरले वाला माध्यम को विरल कह रहे बच्चों, विरल माध्यम यानी कि वायु, और नीचे वाले को हम सघन माध्यम कह रहे हैं, सघन माध्यम यानी कि कांच। ठीक है भाई। तो बच्चों यहाँ से यदि कोई किरण आ रही होगी तो इससे टकराओगी, जब ये किरण यहाँ से आ रही तो इस तरफ वाले किरण कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण जिसे का दोनों का कोण कितना बनेगा बच्चों, आई। आपतित किरण से बना होगा एक आपतन कोण जिसे हम आई कहेंगे। तो ये क्या काम करेगी, वायु माध्यम है यानी कि विरल है, तो विरल से कहाँ जाएगी, सघन की तरफ को जाएगी। जब ये सघन की तरफ को जाएगी तो सीधी दूर को न जाने की बजाय कहाँ जाएगी, अभिकेंद्र की तरफ को झुक जाएगी ऐसे। तो यू वाला कोण बनेगा बच्चों क्या, आर, और यो जो किरण यहाँ से टकरा के इस तरफ को जा रही है इस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, ये बस बात ध्यान रखने योग्य है हमारे पास। तो पहला माध्यम क्या था, विरल माध्यम था ऊपर, और नीचे की तरफ था एक सघन माध्यम। ठीक है, यदि इसके विपरीत कर दिया जाए इसी बात को, यदि कोई किरण आई, अभी हम क्या कहेंगे इसे, आपतित किरण। आपतित किरण आई। ठीक है, अब क्या होगा, यदि वो माध्यम कैसा हो, सघन, सघन माध्यम क्या हो सके, कांच, ये विरल माध्यम, वायु। जब विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ से अभी केंद्र से कहाँ चली जाएगी, थोड़ी दूर की तरफ को ऐसे चली जाएगी, इसको हम आर कहेंगे। और ये वाली किरण परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, तो ये बिंदु जो दोनों के बीच में है, इस बिंदु को आपतन बिंदु, और ये क्या था, अभिलंब। ये बात हमने वहां से आपको छोटी परिभाषा के हिसाब से बताई थी। केवल हमें इतना याद रखना, कोई आपतित किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ को जाती है तो क्या होगा,
विरल माध्यम से सघन की तरफ को जाएगी तो अभिलंब की तरफ को क्या हो जाएगी, झुक जाओगी, और यदि सघन से विरल की तरफ को जाएगी तो अभिलंब से दूर की ओर को झुक जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। दो नियम है। नंबर 1 प्रथम नियम। प्रथम नियम। तो बच्चों देखते हैं प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे कौन, अभिलंब, तीनों कहाँ है, एक ही तल में। यहाँ आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु आपतन बिंदु पे कौन, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। हम लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ से हम कह पा रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कैसे हो बच्चों, एक ही तल में। द्वितीय नियम देखेंगे इसका। द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या कह रहा है बच्चों, द्वितीय नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग की, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की, ज्या बच्चों हम साइन को कह रहे हैं, ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि इसमें भी साइन, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ज्या का अनुपात नियत होता। ठीक है बच्चों। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसे हम साइन भी कहते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यदि हम इसे पढ़ेंगे तो बच्चों आपतन कोण साइन SIN तक लिखा जाए, यहाँ साइन मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो आपतन कोण के लिए I बटे साइन, अपवर्तन कोण क्या मानना था हमने बच्चों, वहाँ R। तो दोनों किसके बराबर हो, एक नियत हो, यानी कि एक नियतांक के बराबर हो, नियतांक। तो साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये परीक्षा में कई बार स्नेल के नियम के नाम से भी द्वितीय नियम पूछा गया है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो उम्मीद है बच्चों
ये तो आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ आया हो। तो बच्चों देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, तो निर्वात मतलब बच्चों वायु से किसी दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो तब आपतन कोण साइन तथा अपवर्तन कोण साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा चाल में संबंध। चाल में संबंध। तो बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक और चाल में एक संबंध है, यानी एक सूत्र है। तो सूत्र है n बराबर ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जिसे हम C कह रहे हैं, और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल जिसे हम V कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो n बराबर एक सूत्र बना निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बच्चों निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, इसका आप याद रखेंगे, यो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, ये स्टैंडर्ड जब भी हम नोट करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस वाले सूत्र को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे यदि हम कोई दो माध्यम ले लें, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक किस में बनेगा, दो माध्यमों में बनेगा। ठीक है बच्चों, तो माध्यम बनाने के लिए हम एक उदाहरण बनाते हैं इसका। तो उदाहरण के लिए हम ले रहे कांच के साथ वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो बच्चों इसे लिखे कैसे है, तो जो वायु है पहले ए लिखेंगे एयर, फिर एन, और कांच के लिए लिखेंगे जी। ठीक है, ए एन जी। तो सूत्र हमारा यही रहेगा जो पहला था। अब हम यहाँ लिखते समय ध्यान रखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल जो थी, अब निर्वात के स्थान पर हमारे पास क्या आया, वायु आया। तो ऊपर हम लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को हम क्या कहते हैं, सी। और अब दूसरा क्या है, कांच। तो अब हम यहाँ वो माध्यम लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, जिसे हम क्या कह रहे थे, वी कह रहे थे। तो इसकी सहायता से यदि कोई अंक एक प्रश्न आता है तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन भाग 5। तो बच्चों भाग 5 में हम आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं किसे, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग
अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। से प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों को है क्या, दो स्थिति है। पहली स्थिति जब प्रकाश किरण सघन माध्यम सघन माध्यम हो गया बच्चों, जैसे हम कह देंगे वायु को या कांच। सघन माध्यम है कांच, सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, तो यदि सघन यानी ऊपर वाला माध्यम कैसा है, कांच है, और वो टकराने के बाद वायु माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से थोड़ी दूर चली जाएगी। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण विरल माध्यम कहलाया बच्चों क्या, वायु। विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम, और सघन माध्यम हम यहाँ ले रहे हैं कांच। सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बच्चों यदि विरल माध्यम से सघन की ओर को आओगी तो अभिलंब की ओर को झुक जाएगी किरण, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर को जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये बात हमें केवल याद रखने के लिए है। प्रश्न में केवल हमें प्रकाश का परावर्तन बताना है, अपवर्तन बताना है, और इसके दो नियम है। पहले इसको कुछ चित्र के माध्यम से समझेंगे बच्चों इन दोनों बातों को हम। जैसे ये एक अभिलंब है और हम यहाँ दो माध्यम बना रहे, ऊपरले वाला माध्यम को विरल कह रहे बच्चों, विरल माध्यम यानी कि वायु, और नीचे वाले को हम सघन माध्यम कह रहे, सघन माध्यम यानी कि कांच। ठीक है भाई। तो बच्चों यहाँ से यदि कोई किरण आ रही होगी तो इससे टकराओगी, जब ये किरण यहाँ से आ रही तो इस तरफ वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण जिसे का दोनों का कोण कितना बनेगा बच्चों, आई। आपतित किरण से बना होगा एक आपतन कोण जिसे हम आई कहेंगे। तो ये क्या काम करेगी, वायु माध्यम है यानी कि विरल है, तो विरल से कहाँ जाएगी, सघन की तरफ को जाएगी। जब ये सघन की तरफ को जाएगी तो सीधी दूर को न जाने की बजाय कहाँ जाएगी, अभिकेंद्र की तरफ को झुक जाएगी ऐसे। तो यू वाला कोण बनेगा बच्चों क्या, आर, और यो जो किरण यहाँ से टकरा के इस तरफ को जा रही है, इस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, बस बात ध्यान रखने योग्य है हमारे बस।
तो पहला माध्यम क्या था, विरल माध्यम था ऊपर, और नीचे की तरफ था एक सघन माध्यम। ठीक है, यदि इसके विपरीत कर दिया जाए इसी बात को, यदि कोई किरण आई, अभी हम क्या कहेंगे इसे, आपतित किरण। आपतित किरण आई, ठीक है। अब क्या होगा, यदि वो माध्यम कैसा हो, सघन, सघन माध्यम, क्या हो सके, कांच, और ये विरल माध्यम, वायु। जो विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ से अभी केंद्र से कहाँ चली जाएगी, थोड़ी दूर की तरफ को ऐसे चली जाएगी, इसको हम आर कहेंगे। और ये वाली किरण परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, तो ये बिंदु जो दोनों के बीच में है, इस बिंदु को आपतन बिंदु, और यो क्या था, अभिलंब, अभिलंब। तो ये बात हमने वहां से आपको छोटी परिभाषा के हिसाब से बताई थी, केवल हमें इतना याद रखना, कोई आपतित किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ को जाती है तो क्या होगा, विरल माध्यम से सघन की तरफ को जाएगी तो अभिलंब की तरफ को क्या हो जाएगी, झुक जाओगी, और यदि सघन से विरल की तरफ को जाएगी तो अभिलंब से दूर की ओर को झुक जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। दो नियम है। नंबर एक, प्रथम नियम, प्रथम नियम। तो बच्चों देखते हैं प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे कौन, अभिलंब, तीनों कहाँ है, एक ही तल में। यहाँ आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु आपतन बिंदु पर कौन, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। हम लिखेंगे आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ से हम कह पा रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कैसे हो बच्चों, एक ही तल में। द्वितीय नियम देखेंगे इसका। द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम क्या कह रहा है बच्चों, द्वितीय नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग की, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की, आपतन कोण की ज्या, ज्या बच्चों हम साइन को कह रहे हैं, ज्या तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि इसमें भी साइन
अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ज्या का अनुपात नियत होता। ठीक है बच्चों, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसे हम साइन भी कहते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यदि हम इसे पढ़ेंगे तो बच्चों आपतन कोण साइन SIN तक लिखा जाए, यहाँ साइन मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो आपतन कोण के लिए I बटे साइन अपवर्तन कोण क्या मानना था हमने बच्चों, वहाँ R। तो दोनों किसके बराबर हो, एक नियत हो, यानी कि एक नियतांक के बराबर हो, नियतांक। तो साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये परीक्षा में कई बार स्नेल के नियम के नाम से भी द्वितीय नियम पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो उम्मीद है बच्चों ये तो आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ आया हो। तो बच्चों देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, तो निर्वात मतलब बच्चों वायु से किसी दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो तब आपतन कोण साइन तथा अपवर्तन कोण साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा चाल में संबंध। चाल में संबंध। तो बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक और चाल में एक संबंध है, यानी एक सूत्र है। तो सूत्र है n बराबर ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जिसे हम C कहते हैं, और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल जिसे हम V कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो n बराबर एक सूत्र बना निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बच्चों निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, इसका आप याद रखेंगे, यो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, ये स्टैंडर्ड जब भी हम नोट करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस वाले सूत्र को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे यदि हम कोई दो माध्यम ले लें, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसमें बनेगा, दो माध्यमों में बनेगा। ठीक है बच्चों, तो माध्यम बनाने के लिए हम एक उदाहरण बनाते हैं इसका। तो उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं कांच के साथ वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो बच्चों इसे लिखे कैसे, तो जो वायु है पहले A लिखेंगे AL, फिर N, और कांच के लिए लिखेंगे G। ठीक है, ANG। तो सूत्र हमारा यही रहेगा जो पहला था। अब हम यहाँ लिखते समय ध्यान रखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल जो थी, अब निर्वात के स्थान पर हमारे पास क्या है, वायु आया। तो ऊपर हम लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को हम क्या कहते हैं, C, और अब दूसरा क्या है, कांच। तो अब हम यहाँ वो माध्यम लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल,
ठीक है बच्चों, जिसे हम क्या कह रहे थे, वी कह रहे थे। तो इसकी सहायता से यदि कोई अंकित प्रश्न आता है तो इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।